डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे थे बीपीएससी का 66 प्रीलिम्स का 2020 का एग्ज़ाम 27 दिसंबर यानी कि जो विगत रविवार था, कल का दिन, उसी दिन ये एग्ज़ाम संपन्न हुआ था। उसके हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज उसको डिस्कस करने से पहले उसके कट ऑफ को देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया क्योंकि दिन भर मैं बिजी रहता हूँ अपने ऑफलाइन क्लासेज में, तो इसी वक्त मुझे टाइम मिलता है शाम को, तो इसी वक्त मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत से ये बनाया गया है, तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बीपीएससी का 66 प्रीलिम्स 2020 का, जिसका कट ऑफ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने कल जो आपका वीडियो अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने 30-20-25 क्वेश्चंस देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया है, कहाँ से क्वेश्चन आया है और उसका डिस्कशन करेंगे, उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, आंसर की देखेंगे इसमें डिटेल से। ठीक है, तो बिहार लोकसेवा आयोग बीपीएससी ने रविवार 27 दिसंबर 2020 को 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CEE 2020 का प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया था। ठीक है, इसमें उसने ढेर सारे क्वेश्चन अलग जगहों से पूछा है। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो समान अध्ययन का पेपर था जीएस का, जिसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसने पूछा था, जिसके लिए उसने 3 घंटा नहीं था, 2 घंटे का टाइप हो गया गलत से, 2 घंटे का समय था। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। बीपीएससी के एग्जाम के प्रीलिम्स के एग्जाम में जीके क्वेश्चन होते हैं सारे जनरल नॉलेज के, उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इन जगहों से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पहला 30 प्रश्न जो पूछा गया था वो विज्ञान से पूछा गया था। 35 से 45 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का था, जिससे पता लगा कहाँ से हमें प्रिपरेशन करना है। जो बच्चे नया तैयारी करने वाले बीपीएससी का कर रहे हैं या फिर अगली बार करने वाले एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए 28 से 30 क्वेश्चन इतिहास से था, हिस्ट्री से, 14 क्वेश्चन भूगोल यानी ज्योग्राफी से था, और 16 से 18 जो था विभिन्न मुद्दों से संबंधित था। ठीक है, और 9 से 10 क्वेश्चन जो था वो पॉलिटी से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड था, और 10 जो प्रश्न थे क्वेश्चन थे वो गणित मैथमेटिक्स से संबंधित था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, जिससे आपको आगे के एग्जाम से प्रिपरेशन में मदद होगी। तो समान वर्ग का कट ऑफ का देखो ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, कोई अभी फाइनल नहीं आया है कितना कट ऑफ जाएगा। तो ये आपका जो समान वर्ग का जनरल कैटेगरी है उसका 104 से 106 नंबर तक कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, अब जान रहे हैं कि आपको 150 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें 100 की क्वेश्चन काफ़ी इजी था, कुछ इजी भाई ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, इजी क्या बोले। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ आसान भी था कुछ मुश्किल भी था, तो इतना ही लगभग कट ऑफ जाता है। तो इस बार भी उम्मीद है 104 से 106 के बीच ही कट ऑफ जाना है। ओबीसी का कट ऑफ कुछ ज़्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, बस 2 नंबर का आगे पीछे रहेगा, तो 102 से 104 के बीच ओबीसी का कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जाता है। ईबीसी का कट ऑफ में थोड़ा सा और घटेगा, 2 नंबर और घटेगा, ये 98 से 100 के बीच आपको ईबीसी का, ठीक है, ये कट ऑफ देखने को मिलेगा। SC ST का 95 के पास कट ऑफ को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा घट जाता है कट ऑफ, जानते हो आप क्यों, इसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको SC ST का कट ऑफ आपको 95 के आसपास दिखेगा। EWSC जो है उसका कट ऑफ जो मिलेगा, EWES का जो कट ऑफ मिलेगा वो 98 से 100 के बीच उम्मीद है। और जो महिलाओं को आरक्षित जो है सीट, उसके लिए जो कट ऑफ है वो 90 से 95 के बीच आपको कट ऑफ मिलेगा। ठीक है, जानते हैं कि थोड़ा बिहार में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, उसके लिए भी 90 से 95 तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो आप इसमें हैं, आप तो सेफ हैं। इतना अगर आपका आ रहा है तो समझ लीजिए आप सेफ हैं। ठीक है, उम्मीद है इससे कम ही जाने का, इससे ऊपर कट ऑफ जाने का उम्मीद मुझे नहीं है, यही के आसपास रहेगा। तो ये वो हो गया आपका कट ऑफ से रिलेटेड टर्म्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इस बार जो एग्जाम हुआ है उसके जो क्या कौन से क्वेश्चन आए, थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको, एक तो जो एग्जाम दे चुके हैं वो थोड़ा सा आप आंसर की मिला लेंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लेंगे, और जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, या हो सकता है कि आप लोगों का इस बार ना हुआ, कोई टेंशन की बात नहीं है। होना ना होना आपने प्रिपरेशन किया, आपने देखा, कोई दिक्कत नहीं है। होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, आपका काम है बस अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो आप बस देख लीजिए कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है, तो अच्छे से वीडियो देखिए। अगर आप पिछला वीडियो जो
मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसमें 30-35 क्वेश्चन, तो वहाँ से देखिए। बाकी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कब मुझे समय नहीं मिल पाया था और दिन भर तो मैं बिजी रहता हूँ अपने क्लास में, तो मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो भैया स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, इस पर हम रेगुलर इससे चीज़ें लाते रहते हैं। ठीक है, चाहे कोई एग्जाम आता है जिसका नोटिफिकेशन आता है वो देते हैं। ठीक है, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आता है, जो भी जॉब से रिलेटेड आते हैं, उसका नोटिफिकेशन, उसमें कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, आया तो उसके आंसर्स डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें हम इस चैनल पे करते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको फ़ायदा देगा। कौन कौन सा नोटिफिकेशन आया है, खासकर इंजीनियर्स अगर आप हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 26 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं 27 से। हो सकता है आपको लिखा हुआ स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो क्योंकि फिर फोटो लिया गया है तो उसमें कैमरा क्वालिटी का असर पड़ा है। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, आपके पास क्वेश्चन पेपर है ही, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको, या फिर आप मुझे कमेंट में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को इसका PDF सेंड कर दूंगा ताकि आप आराम से उसको देख सकें सॉल्यूशन के साथ। देखिए क्या है भाई, तो क्वेश्चन है आपका कि जनजाति और जिले में से निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ध्यान रखिए क्या पूछा गया है, सही नहीं है। ठीक है, कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे देखिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्या क्या है। जैसे संथाल है, संथाल जो है वो किस जिले से, आपको ये जो आपको जनजाति है पाई जाती है संथाल जनजाति, वो किस जिले से संबंधित है। तो जनरली संथाल जो है, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आगे के एग्जाम्स में भी मदद हो जो दोबारा से देने वाले हैं। संथाल जो है ये जनरली झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में मुख्य रूप से पूर्णिया में, भागलपुर में, ठीक है, सहरसा में इत्यादि जिलों में ये पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ बिहार में पाया जाता है, पूर्णिया में, भागलपुर में, सहरसा में, इन सब जिलों में पाया जाता है। बांका क्या मैंने कहीं आया, तो बांका में ये संथाल प्रजाति नहीं, ना के बराबर पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक और आया है मुंडा, ये जो जनजाति है ये बिहार की अगर हम बात करें तो मुंडा जो जनजाति है बक्सर, रोहतास इस सब में पाया जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, बक्सर, रोहतास। क्या मैंने जमुई का नाम लिया, नहीं लिया। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 को तो आ गया, तो ऐसे ही मोटा चला गया। ठीक है, 1 से ज़्यादा में। चलो एक और देख लेते हैं, उराव। उराव जो है ये भी झारखंड में मेनली पाया जाता है। उराव जो जनजाति है झारखंड में पाया जाता है। उसके अलावा खरवार है, खरवार भी ये भी आपको झारखंड में ही, रोहतास, अगर बिहार की बात करें तो रोहतास में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो गलत है, तो आप इसमें ई ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यदि आपको कुछ और ऑप्शन लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा, उसको सोचूंगा और देखूंगा कि अगर मिस्टेक हुआ है तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। पर मुझे जल्दी में तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 1 से ज़्यादा ऑप्शंस गलत हैं, यानी कि यहाँ पे ई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है, पूछा गया है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो ये तो गूगल करोगे एक बार उसको आपको मिल जाएगा, या तो आपको याद भी होगा कि 6.87 जो है 6.87% जो बिहार की भूमि है वो वन क्षेत्र है। ठीक है, बिहार की भूमि का 6.87% जो है वो वन क्षेत्र है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पर्यावरण जो पढ़ाया जाता है एनवायरनमेंट उसमें आपको बताया जाता है। ठीक है, यदि नहीं पढ़ते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सब कुछ डिस्कशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29, इसमें है कि निम्न से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जानते हो पश्चिम चंपारण में आपका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिम चंपारण के बारे में आप लोग जानते ही हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी करेंगे कि ढेर सारे क्वेश्चन, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो क्या है भाई, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो ढेर सारे द्वीपों का नाम दिया हुआ, उसमें होन्शु जो द्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप आपका होन्शु द्वीप है। इसको आप लोग भी जानकारी कि भाई अगर आपने पढ़ा होगा, आपको नॉलेज होगा इस सब के बारे में, जापान वगैरह के बारे में हम जानते हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आसान नहीं है इसका जवाब देना। ठीक है, आगे क्वेश्चन है
ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड किस देश का भाग माना जाता है? तो डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड काफी फेमस है, ये डेनमार्क का भाग है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका 32 क्वेश्चन, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश को में सबसे अधिक भारतीय आबादी रहती है? सबसे ज्यादा भारतीय आबादी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय आबादी देखने को मिलती है। आप जानते हो, नाम सुने ही होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में 50% ज्यादा भारतीय हैं, नासा में 50% ज्यादा भारतीय हैं। इस प्रकार से काफी नामें आपने सुना होगा। तो जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट जब सब अमेरिका भागता है, ठीक है, यहाँ तक कि IIT वगैरह का पढ़ाई जो हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है, स्पॉन्सर्ड, लोग कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड है अमेरिका जैसे कंपनियों द्वारा, तो कि वही चीज़, वही टेक्नोलॉजी यहाँ पढ़ाई जाती है जो इंडिया में काम नहीं आता है, जो अमेरिका में ही काम आता है। तो अधिकतर लोग पढ़ के बेचारा क्या करेगा, यहाँ जो पढ़ रहा है वो यहाँ के यूज का है ही नहीं, तो वो अमेरिका भागता है, ठीक है, और इसीलिए बढ़ ही रहा है वो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। तो निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? लेकिन देखो चीन का देखो कौन सा न्यूज में है, तो चीन बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो जब भी चीन का कोई भी चीज पढ़ते होंगे तो वो क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, कि चीन से एकदम टेंशन वेंशन चल रहा है, तो चीन इस कारण भी यहाँ पे फेमस है, और जो भी क्वेश्चन ढेर सारे चीन से रिलेटेड आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ निम्न देशों में से किसका सबसे अधिक सोना का उत्पादन किया 2019 में? तो वो चीन है, ठीक है, सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करने वाला। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका ये है क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो जानते हो सबसे, जो एशिया मत कहते हैं, एशिया सबसे बड़ा है, दो बड़े देश इसमें है, रूस है, चीन है, भारत है, इतने बड़े बड़े देश हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? तो अफ्रीका में, छोटे छोटे ढेर सारे देश अफ्रीका में भरे पड़े हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है आपका 2011, कहाँ गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसके कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो कहाँ पे सबसे अधिक परसेंटेज आदिवासी निवास करते हैं, उसकी आबादी का सबसे अधिक परसेंट जो है वो आदिवासी ही है। तो वो इलाका है मिजोरम। मिजोरम का जितना आबादी उसमें अधिकतर आबादी जो है वो आदिवासी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है आपका कि निम्न कॉफी उत्पादक देशों में, क्षेत्रों में, सॉरी, जो है कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ठीक है, तो बस इसमें कर्नाटक में जो रहता होगा वैसे ही पढ़ के समझ जाएगा कि कर्नाटक में कौन नहीं है, पर आप लोग कर्नाटक में हो ही नहीं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में नहीं है? तो जो ये भी कर्नाटक में है, चिकमगलूर, क्या है नाम है, चिकमगलूर जो है वो कर्नाटक में ही है। कुर्क जो है वो भी कर्नाटक में है। बाबा बुद्धगिरी जो है वो कर्नाटक में है, और ये वाला जो है ये कर्नाटक में नहीं है। ये कौन है? पुलनेज जो जगह है वो कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला कौन है? तो लेह में, अभी लेह का प्रचार आ रहा है, अमिताभ बच्चन कर रहे हैं गुजरात में कि कुछ दिन बिताइए गुजरात में, लेह का जमीन। तो लेह सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इस देश का, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर में है कि भैया भारत में किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में? तो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा है। मैं कुछ समय पहले यहीं पर रह रहा था, भोपाल में रह रहा था, ठीक है, तो वहां से मुझे ये सब जानकारियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर इसमें कोई भी नदी नहीं है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। उत्तर की ओर प्रवाहित जो होता है वो सोन नदी है। कौन नदी है? सोन नदी। और इसने ऑप्शन में दिया ही नहीं है सोन नदी। सोन नदी नहीं दिया है तो ऑप्शन कौन होगा? ई होगा, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्या है भाई? तो निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है?
ठीक है, किसको पार करती है? तो है पूर्वी पीरपंजाल, पूर्वी पीरपंजाल को ही आपका अटल टनल पार करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये विधि का कानून से क्या समझती है? तो ऐसे ही जवाब दे देते हैं इसको। कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते हो तो वो भी जवाब दे देंगे। विधि का कानून, अगर ऑप्शन पढ़ोगे तो विधि के कानून से क्लियर हो जाता है ऑप्शन से ही कि क्या है। ठीक है, अगर आप एलिमिनेट करने चलोगे तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या एलिमिनेट हो जाएगा? तो विधि का कानून, विधि का कानून मतलब, विधि का कानून मतलब क्या? रूल ऑफ लॉ, लॉ का कानून चलेगा। ठीक है, लॉ का चलेगा, किसी का मनमानी चाहिए तो लॉ सबके लिए एक होगा। यूनिफॉर्म कोड जिसकी बातें करते हो सबके लिए एक ही कानून होगा। तो कहाँ पे लिखा हुआ है? और विधि का कानून मतलब यही होता है ना कि भाई अब कानून ही विधि का कानून चले, नियम बन गया उसी का कानून चलेगा, अपनी मनमानी नहीं चलेगी, तो सबके लिए एक ही कानून होगा ना। तो देखो सब क्या लिखा हुआ है, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। एक राज्य की बात कहाँ से आएगा? लॉ की बात यहाँ पे आ रही, तो ये खत्म हो गया। एक के लिए सभी कानून, एक ही आदमी के लिए सभी कानून रहेगा, मैंने कुछ भी ऑप्शन बना दिया है। और सभी के लिए एक न्यायतंत्र मतलब कुछ भी ऑप्शन बना दिया, यहाँ कहाँ से आ जाएगा? एक के लिए सभी कानून। ठीक है, ये अजीब गरीब जबरदस्ती का ऑप्शन बनाया हुआ है। ये है सभी के लिए एक कानून, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य, ये मतलब ऐसी बातें नहीं की जाती है विधि के नियम में। ठीक है, अब इसमें से है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। एक ही तरह न्यायतंत्र होगा जैसे आपका है कि विधि का कानून का मतलब होता है एक कानून है वो सबको मानना पड़ेगा, सबके लिए एक समान कानून रहेगा। और न्यायतंत्र सबके लिए एक रहेगा, कानून एक ही रहेगा। जो एक जिसके साथ मतलब अगर मर्डर किया है तो एक के साथ जो सजा हुई है दूसरे के साथ भी अगर मर्डर करेगा तो वही सजा होगी। तो ये एक न्यायतंत्र रहेगा और एक तरह का कानून सबके लिए रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थानों में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो पंचायती राज संस्थानों के लिए 29 कार्य सूची दिया गया है और ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत। किसमें? अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत आता है। काफी सारे अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, सिविल सर्विसेज में जा रहे हो आप, तो ये सब तो रहेगा ही रहेगा आपका। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद था कि आएगा। नागरिक संशोधन कानून जो कि काफी हंगामा हुआ था, तो ये पूछा गया नागरिक संशोधन कानून कब पारित हुआ है? बहुत ही क्लोज दिया गया, दिसंबर 11, सबको 11 याद रहता है तो 11 दिसंबर 11 अक्टूबर इस प्रकार से दिया गया। तो जानते हो कि 11 दिसंबर 2019 को नागरिक संशोधन कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, जिसमें काफी हंगामा हुआ था, शाहीन बाग वाला केस हुआ था। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करते हैं याद ही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत कब हुआ था? किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? ठीक है, तो ये आपका 64वां संवैधानिक संशोधन बिल से आपका इसका जो शुरुआत हुआ था ये इससे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये है कि वर्ष 1662 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री डाली? तो बिहार में जो फैक्ट्री डाला था वो डच ने डाला था। गलती देखो, ऑप्शन ए दिया है ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो नहीं, बिहार में सबसे पहला जो डाला था कंपनी जो 1632 में डाला था और वो सबसे पहले डच ने डाला था। ठीक है, उसके बाद अलग बात है कि सबको मार के भगा दिया अंग्रेज लोग, अपने सब जगह फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट है 46, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? ठीक है, विकेंद्रीकरण में क्या नहीं होता है? तो देखो, स्वायत्तता, विकेंद्रीकरण में सबको स्वायत्तता दी जाती है। ठीक है, तो ये सही है। लोक सहभागिता, भाई विकेंद्रीकरण मतलब होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको विकेंद्रीकरण को क्या कहेंगे हम लोग? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि जो पावर जो एक जगह सेंट्रलाइज हो गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एक जगह पावर मत रखिए, एक आदमी को बहुत ज्यादा पावरफुल मत बना दीजिए, तो इसी को कहा जाता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसमें होता है कि सबको स्वायत्तता दीजिए, सबको अपना अपना अधिकार दीजिए, लोक सहभागिता बनाइए, लोगों को भी इसमें मौका दीजिए। ठीक है, रूल करने का, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे पावर आ जाए। तो ये सब आ ही रहा है। उसके बाद कौन नहीं है ऑप्शन है, तो यह स्थानीय समुदायों को आत्मविश्वास को नहीं, इतना फालतू का सब चीज लिखा है,
नहीं जगाना, निगेटिव सेंस का ही आएगा क्या कोई भी कानून में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया कि ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, बिल्कुल भाई सबको अपना पावर का विकेंद्रीकरण कर रहे हो, तब स्थानीय स्वशासनों को आप सशक्त बनाओगे ना, उसको पावर दोगे ना, ताकि वहां से रूलिंग हो सके। ठीक है, तो आत्मविश्वास नहीं बढ़ाओगे, बताओ कैसा मतलब ऑप्शन है यार। ऐसे ही बच्चा इसको जाके ऐसे ही तुक्का में मार देगा तो यही मार देगा। ठीक है, तो अजीब अजीब ऑप्शन भी सेट किया गया है। क्वेश्चन तो ठीक है पर ऑप्शन अजीब है। आगे है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। ठीक है, संविधान के विकास में कौन सा कानून जिसका था जो ऐतिहासिक नहीं था। देखो तो रेगुलेटिंग एक्ट जो रहा है संविधान से, इससे भी लिया गया। चार्टर एक्ट में तो पूरा इसके बारे में दिखाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है उससे तो कई चीजें हूबहू उतारा गया है आपके संविधान में। ये जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये फालतू वाला एक एक्ट था जिससे, ठीक है, इससे भारतीय संविधान जो बना था उसमें कोई भी पार्ट नहीं लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका 48 नंबर क्वेश्चन ये वाला, ये कह रहा है कि हाल ही में संसद के नए बात, अभी जो न्यूज में आ रहा होगा कि संसद बन रहा है, मोदी जी ने दे दिया है परमिशन कि संसद बनाइए, तो टेंडर जारी किया गया था। तो क्यों इनसे कंपनी ने इसका टेंडर लिया है, यानी कौन सी कंपनी जो है वो संसद भवन का निर्माण करेगी, नए संसद भवन का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इमारत लेने के लिए कौन लिया था, तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसने जो है वो ठेका लिया है। संसद भवन, जो नया संसद भवन बन रहा है उसका ठेकेदारी लिया है। उसका आपको आप व्हाट्सएप वगैरह पे आता होगा। ठीक, इस प्रकार नया संसद बन के तैयार होगा, इस प्रकार से आपको मैसेज वगैरह आता होगा, तो उसमें आपने देखा होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो बताइए कौन सा है। तो यह अनुच्छेद 324, अभी एक बार और आया था अनुच्छेद 324, अभी हमने बात किया था। बताइए कहाँ पे बात किया था अनुच्छेद 324 का, बताइए। अभी हमने अनुच्छेद 324 की बात किया है। ठीक है, तो वहाँ पे अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय नहीं गवाते हैं, क्योंकि ऐसे भी आप लोग आंसर जानने में ज़्यादा उत्सुक हो गई कितना नंबर हमारा आ रहा है। तो जल्दी हम उसी पे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन बनाई गई है, तो ये रेखा शर्मा जी को राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख बनाया गया हाल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये ढेर सारा कहानी लिखा गया है इसमें, पढ़ते हैं इसको। क्या है भाई, तो कहा है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए कौन सा संस्थान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है। कौन सा जो संस्थान है वो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। तो भैया यहाँ पे जो आंसर होगा वो ई होगा। देखो इसने भी लगा रखा है, ई होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जल्दी चलते हैं, थोड़ा सा आप जल्दी से। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। तो केम्मा से केम्मा हो गया है। तो ये कई बार न्यूज में भी आया था कि 77वां पोजीशन था और 77वां पोजीशन से 63वां पोजीशन पे भारत आ गया है। ये जान रहे हो कि भाई मोदी जी खूब प्रमोट करते हैं। तो व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। ठीक है, पहले जो यहाँ पर रोजगार करना, बिजनेस कंपनी लगाना थोड़ा सा मुश्किल था। अब 1 विंडो क्लियरेंस दे दिए हैं मोदी जी, और इससे भारत में रोजगार करना, व्यवसाय करना या व्यवसाय लगाना आसान हो गया है। और भारत का विश्व में रैंकिंग भी सुधरा है और 77वां से 63वां स्थान पे आ गया है भारत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका भारत केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए बस 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। तो ये 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। या आप जानते हो कि अगर बजट आपने पढ़ा होगा तो बजट में ये साफ साफ मेंशन था। अगर नहीं पढ़ा है तो भैया यहाँ पे आप देख ही रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोकसभा आयोग का एग्जाम देने जा रहे हो, आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, तो आपको ये सब तो करना पड़ेगा। आगे बात किया कि जो पीएम ने पीएम कुसुम योजना चलाया था उसका उद्देश्य क्या है। तो पीएम कुसुम योजना जो था वो डीजल पेट्रोल केरोसिन, जो डीजल केरोसिन है उस पे जो किसान लोग निर्भर होते हैं, तो डीजल पेट्रोल को चला के इंजन चला के खेत पटाते थे, तो उससे निर्भरता समाप्त करने की सरकार की योजना है।
और इसके लिए वो सोलर प्लेट गांव-गांव में लगा रहे हैं, क्योंकि हर गांव में बिजली पहुंचाने की कोशिश तो है पर पहुंच नहीं पा रही है, तो वहाँ डीजल पेट्रोल पर नहीं जलाएं वो लोग, ठीक है। इसकी सरकार कोशिश कर रही है, तो डी ऑप्शन सही है। किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। जो पंप सेट होता है, जो मोपीटर उटर चलाता है वो लोग, उसको सोलर एनर्जी से कैसे चला जाए, इस पे सरकार की योजना है पीएम कुसुम योजना, ठीक है। याद रखिएगा, आगे भी अगर हाल में कोई एग्जाम देने जा रहा है तो वहां भी पूछा जा सकता है पीएम कुसुम योजना के बारे में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो शीर्ष जो विश्व के 100 बैंक है उसमें से भारत का कौन सा बैंक है, तो जानते हैं कि स्टेट बैंक ही भारत का सबसे बड़ा बैंक है, यही सबसे ज्यादा नाम कमाता है। तो यह स्टेट बैंक ही विश्व के 100 बैंकों की सूची में भारत का एकमात्र बैंक जो शामिल है वो है स्टेट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये वाला है, ये क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक जो था, निर्भीक की घोषणा की थी, ठीक है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा, ठीक है। जो निर्भीक योजना शुरू की है, बजट में आया 2020-21 का जो बजट था उसमें एक टर्म था निर्भीक, उससे क्या किस क्षेत्र में मतलब सहूलियत होगी, लाभ होगा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में, तो निर्यात के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, निर्यात अच्छा हो इसके लिए सरकार ने निर्भीक योजना का शुरुआत किया है। ये जानते हो कि आप अगर करंट अफेयर में आप थोड़ा सा देखते रहते हो तो काफ़ी सब न्यूज आता है, मोदी जी तो काफ़ी प्रमोट करते हैं, कोई भी योजना आता है तो पहले तो योजना आता था पता भी नहीं लगता था, जो तैयारी वारी करता था लड़का उसी को पता लगता था। 57वां, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू किया है। यह प्रणाली क्या है, किससे संबंधित है, तो ये भी एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यालयों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना है। ये सरकार का योजना है कि भाई राज्य में, बिहार राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार राज्य में जितने भी वित्तीय कार्यकलाप हैं सबको ऑनलाइन करना है और सबको कागज पेपरलेस बनाना है हमको, ठीक है। ये बिहार सरकार का 1 अप्रैल 2019 का योजना के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, ठीक है। ये जो योजना है इसमें यही वाला योजना है कि भाई हर जगह से कागज वागज हटाइए और सबको ऑनलाइन कीजिए। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया, यह पुरस्कार दिया गया है। तो भारत सरकार ने बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया, तो ये किस लिए दिया गया है, ठीक है। तो जानते हो कि बिहार ने मक्का और गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा सा किया था, बहुत ज़्यादा किया था, तो उसके लिए इनको कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। तो मक्का और गेहूं का उत्पादन बिहार ने बहुत ज़्यादा करके दिखाया था, ठीक है। तो उसी के लिए इनको पुरस्कार मिला था भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार का रिकॉग्नाइजेशन मिला था। नेक्स्ट है 59, कहता बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक ऐसी नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो नाम ही से है सतत जीविकोपार्जन योजना, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, ये सतत जीविकोपार्जन योजना। ग्रामीण क्षेत्र काफी ये भी फेमस हुआ था, ये सुनने में कई बार आया है, ठीक है। कि ग्रामीण भाई सुनने में तब आएगा ना आप इंटरेस्ट लोगे सब चीज़ों में, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूज में आएगा तो आप उसको पढ़ोगे, न्यूज में तो हर चीज़ आता है, पर विशेष है कि आपका ध्यान वहाँ जाता है कि नहीं जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, कि रोजगार सरकार दे नहीं सकते, तो मोदी जी ने कई बार इस सबको हल्ला किया था। अब बिहार सरकार ने इस पर भी काम किया था, उसी को आगे बढ़ाया था, ठीक है। लोकल फॉर फोकल जो आया था, लोकल फॉर लोकल के लिए आपको फोकल होना है। तो उसने कहा था कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान कीजिए, वहीं रोजगार दीजिए। जो ये केस आया था सब बिहार से या जो यूपी से बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए, तो उनका था कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकाय जो भी वहाँ के लोकल जो सेक्टर है, ठीक है, वही उनको रोजगार प्रदान करें, तो इसके लिए आया था। नेक्स्ट है, तो यही सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 60, बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है।
7 निश्चयों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो सरकार ने बहुत सारे 7 निश्चय किया था। उसमें महिला को रोजगार देने की बातें कही थी, साफ पीने का पानी देने की बात कही थी, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति की बात की। बाल कल्याण जैसा शब्द उसने नहीं जोड़ा था। भाई बाल कल्याण का कौन देखेगा? यहाँ तो है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है गवर्नमेंट का काम, तो बाल कल्याण उसमें नाम नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, कितना था ये आपको बताना है। ठीक है, जो आपका जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो बिहार राज्य कम है, तो वो कितना परसेंट, देश का कितना परसेंट था? तो कम मतलब कम होता है, कम मतलब कितना कम? नीचे वाला सबसे कम। राष्ट्रीय औसत का मात्र 33% ही बिहार का जीडीपी है। ठीक है, देश के जीडीपी का मात्र 33% ही बिहार देता है, ये तो बहुत ही कम है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका 62वां क्वेश्चन। 62वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन मतलब ये नहीं होता कि खाद्य सामान को बेच देना। अरे प्रबंधन का मतलब होता है उसका मैनेजमेंट, देख रेख करना। ठीक है, खाना को बेचना थोड़ी ना होगा। तो खाना का प्रबंधन करना, सुरक्षित रखना है ताकि इमरजेंसी में काम आए। तो खाद्यान्नों का वितरण करना काम है प्रबंधन में। खाद्य प्रबंधन, भारत में खाद्य प्रबंधन में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो सब भाई पहले तो वितरण करोगे, खरीदोगे, खरीद के रखोगे ना फिर सेफ्टी में, स्टॉक में। उसके बाद खाद्यान्नों का बफर स्टॉक करोगे इमरजेंसी के लिए, ठीक है, ताकि खाद्यान्न का दाम कभी एकाएक बढ़ ना जाए, तो सरकार उसको खरीद के रखती है अपने पास, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। तो वो तो निर्यात करना उसमें नहीं होता है, बेचना थोड़ी ना आपको। और भी निर्यात मतलब होता है देश के बाहर बेचना, तो ये थोड़ा ना प्रबंधन में आएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखो, मुझसे पढ़ोगे तो यही होगा कि सबका ऐसे बताया जाएगा ताकि आपको खुद लगे कि नहीं यार इसका आंसर तो ये होगा, क्योंकि देखो इतना सारी चीज आता है तो हर चीज आपको पता रहे कोई जरूरी नहीं है। इसमें निगेटिव मार्क नहीं, तुक्का भी मारना है। ठीक है, छोड़ के नहीं आना, तुक्का भी मारना है। देखिए भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो राजस्व घाटे से मतलब होता है सरकार लोन लेगी, ठीक है, उधारी लेगी, पर उधारी इस प्रकार नहीं लेगी कि वो कैपिटल अपना बढ़ा पाए। कैपिटल मतलब अपनी जो संपत्ति है, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, आपकी कैपिटल को बढ़ाने के लिए वो पैसे उधार नहीं ले सकती है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो भारत सरकार जो है यहाँ पे ये वाला, भारत सरकार को अपने उच्च व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है, जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, वो अपना संपत्ति नहीं बना ले, अपनी पूंजी ना बना ले। ठीक है, तो उसके लिए वो अगर पैसे उधार लेते हैं उसको कहते हैं राजस्व घाटा। रेवेन्यू डिफिसिट इन इंडिया इम्प्लाइड दैट, क्या इम्प्लाइड है भाई? द इंडियन गवर्नमेंट नीड टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस which do not create capital asset। कैपिटल एसेट इसका क्रिएट ना करे, उसके लिए वो पैसे ले सकता है भारत सरकार, और अगर लेता है तो वो कहलाएगा कि भैया रेवेन्यू डिफिसिट चल रहा है देश में। ठीक है, लेना पड़ा सरकार को, कर्जा लेना पड़ा। पर कर्जा क्यों लेता है भाई? अपना पूंजी बनाने के लिए नहीं पैसा लेगा वो। ठीक है, पूंजी बनाने के लिए पैसा लेता है तो अच्छा ना, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अरे तुम उधारी लेते हो और फिर उसको भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें तो थोड़ी ना दिक्कत हो, तो उसमें घाटा थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, घाटा तब होता है जब आप ऐसे ही कोई काम आपका अथी हो गया तो आपको उसके लिए लॉस हो गया है, उसके लिए जो पैसा लेना पड़ता है उसको कहते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 19-20 में निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? तो जानते हो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो भारत से सबसे ज्यादा जो व्यापारिक भागीदारी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से होता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही भारत का सबसे ज्यादा लेन देन हो रहा है, व्यापारिक साझेदारी चल रहा है। ठीक है, हम लोग जानबूझ के चाइना को पिछाड़ना चाहते हैं। ठीक है, चाइना से हम लोग दूर हटना चाहते हैं। तो भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो आप जानते हो कि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका भारतमाला परियोजना से संबंधित है। ठीक है, भारतमाला सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। रेलवे जो टिकिया होगा बहुत बड़ा बेवकूफ है। ठीक है, उसको रियल लाइफ से मतलब यहाँ जो न्यूज करंट में चल रहा है उससे कोई नजर नहीं है। अभी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चल रहा है, सड़क को
व्यापक बनाने की कोशिश हो रही है, सड़क का और ज़्यादा जाल बिछाने की कोशिश हो रही है। तो उसी में भारतमाला परियोजना लाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में। तो ये किसका लिखा हुआ गीत है? ये जो गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसकी रचयिता कौन है? तो जानते हो भैया, सरफरोशी की तमन्ना, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता, सरफरोशी की तमन्ना। देख लो उर्दू वाला वर्ड है, और उर्दू वाला वर्ड है, तो इसमें जो उर्दू वाला कौन? क्या शूरसेन आपको इस्लाम संबंधी रखते हैं, मुस्लिम रखते हैं? चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम है, भगत सिंह मुस्लिम है, एक ही कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का ये सरफरोशी, ठीक है, सब उर्दू शब्द है। तमन्ना, तमन्ना कभी लड़कियों का नाम, जो मुस्लिम लड़कियां उनका नाम रहता तमन्ना, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मेरी स्टूडेंट भी है एक तमन्ना मुस्लिम गर्ल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है उनकी लिखी हुई रचना है ये। तो ये मैंने इस तरह से याद रखने का ये सब तरीका है, किस प्रकार से आप याद रख सकते हो। उसके बाद है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो बंगाल का जब विभाजन होता तो उसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था, उसी आंदोलन का हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। ये भी काफी फेमस है, एनसीईआरटी की बुक वगैरह में स्वदेशी आंदोलन आपको मिलेगा, उसको हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ये जो हुआ था 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। कौन से वकील? 1945-46 में जो दिल्ली में INA के मुकदमा हुआ था उसमें कौन से वकील थे? तो वो वकील जो थे वो मूला भाई देसाई जी थे, ठीक है। देखो एलिमिनेट करने से बन जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है, के मुंशी नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, तो एक ही बचा मूला भाई देसाई, ठीक है। इससे आप इसका ऑप्शन बना सकते थे। नेक्स्ट है आपका मैडम कामा, कई बार क्वेश्चन आया मैडम कामा से रिलेटेड। मैडम कामा ने भारत में के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? कहां फहराया था? लंदन। जो लोग मार के आए बड़ा बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था इन्होंने, स्टुटगार्ट में सबसे पहले इन्होंने फहराया था ये झंडे को। तो 3 रंगों का जो झंडा बनाया था जिसको तिरंगा उन्होंने कहा था, और उसको फहराया था स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? लिखा गया सही कौन सी जोड़ी है? तो भैया इसमें जो ऑप्शन होगा वो ई ऑप्शन होगा, ठीक है, ई ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषणा किया गया है? तो 26/1/1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है, घोषणा किया गया था। देखो ये ऐसे भी आता था कि इसी 26 जनवरी के कारण, भाई 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, क्योंकि जो कांग्रेस था, कांग्रेस ने 26/1/1930 को ही पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो उसके बाद चूंकि 26 तारीख को ही बनाया गया था, इसलिए संविधान को जो स्ट्रक्चर बना उसको 26 तारीख से ही लागू किया गया, ठीक है। इसलिए 26 तारीख को गणतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 72 है आपका बिहार राज्य की स्थापना बताओ। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, फेमस क्वेश्चन। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार राज्य का स्थापना हुआ था जो 1912 में हुआ था। याद कर लीजिए, बार बार पूछता है ये बीपीएससी के एग्जाम में, हो सकता है अगला कुछ और पूछ ले। तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। और भी कुछ चीजें याद रख लीजिए, लगे हाथ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था। इसके साथ और भी कुछ याद रख लीजिए। 5 नवंबर 2000 को, ठीक है, 5 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने झारखंड को बिहार से अलग कर एक नया राज्य की स्थापना किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है अगले साल क्या पूछा जा सकता है कि झारखंड की स्थापना कब हुआ था, हो सकता है डेटो पूछ ले, कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन। कहा है बिहार के 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 20 का 3वां भाग
यानी कि 20 का 3वां भाग मतलब 3/20 भाग आपको अमानत के रूप में रखना पड़ता था। ठीक है, बिहार में 3 कठिया जो पद्धति था नील की खेती के लिए, उसके लिए आपको 3/20वां भाग जो आपको होता था वो अमानत के तौर पे रखना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इससे आसान क्या पूछेगा। बचपन से बच्चे रटते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह। उसके बाद भी देखिए पूछा है बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। कितनी बार बच्चे रटते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ये कई बार ये देखो इतना फेमस कुछ ऐसा आसान क्वेश्चन पूछा, बताओ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, देखो मैंने पहले ही बोल दिया, ऐसे भी नाम नहीं जानते कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो लोकनायक की उपाधि दी गई है जयप्रकाश नारायण को, तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो लोकनायक की उपाधि दी गई है। बताओ इससे आसान क्या पूछेगा वो। बीपीएससी का एग्जाम दे रहा हो, ये जिक्के पूछ रहा रहता बच्चा वाला। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि उसने पूछा है कि निम्न में से किस कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई किया था। तो ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर, यहाँ से गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी। श्यामल दास कॉलेज भावनगर से उन्होंने अपनी पढ़ाई संपन्न की थी। नेक्स्ट है आपका, इनमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग ले लिया था। किसने सक्रिय भाग लिया था? तो भैया एक से ज्यादा लोग हैं जो 1857 में भाग लिए थे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। ठीक है, यहाँ पे कई लोग हैं जो 1857 में सक्रिय भाग लिए, तो अधिकतर तो है ही, सब के सभी थे लगभग। ठीक है, तो इसमें ई ऑप्शन होगा। तो भाई दो का ऑप्शन सही दिखे तो ई तो मार ही दो, एक से ज्यादा हो गया। नेक्स्ट 79 कहता है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो किस अधिनियम के बारे में ऐसा कहा गया है? तो ये कहा गया 1935 का अधिनियम। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें एक ऐसा कार दिया गया है जिसमें ब्रेक तो पूरा है, सेफ्टी पूरा, पर इंजन नहीं है, चलवे नहीं करेगा ये। ठीक है, तो ये है सेफ्टी सब दिया। ये वाला एक फेमस क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन का था? तो 24 दिन का। बचपन से बच्चे रटते हैं, स्कूल एज से ही बच्चे रटते रहते हैं कि दांडी यात्रा जो था वो कितने दिन का था? 24 दिन का था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नहीं रटा होगा ये सब जिक्के, ये सब आपको क्वेश्चन जो है ये बनाया ही होगा आप लोगों ने। कैसे बनेगा भाई? मैथ जानते हो? अरे मैथ बनाना आता है? चलो मैं बताता हूँ मैथ क्या है भाई। मैथ देखो, इसके क्वेश्चन को कैसे कर, देखो यही क्वेश्चन नहीं, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है, तो पहले देखो एक स्कूल है जिसमें एथलीट टीमों का समूह है, जिसमें 21 को है वो बास्केटबॉल खेलता है, 26 को हॉकी खेलता है, 29 को फुटबॉल खेलता है, 14 जो है वो दोनों खेलता है हॉकी और बास्केटबॉल, 12 को फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलता है, और 15 को जो है वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, 8 जो है वो तीनों गेम खेलता है। ऐसी बातें हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से करते हैं। देखो हम 3 गो डब्बे बनाएंगे, 1 गो, 2 गो और 3 गो। चढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन है। और कैसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि इसको, इस जो डब्बा है इसको हम लिखेंगे B फॉर बास्केटबॉल, इसको लिखेंगे H फॉर हॉकी, इसको लिखेंगे हम लोग F फॉर फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद उससे क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं चूंकि यहाँ पे स्क्रीन पर लिख रहा हूँ तो क्वेश्चन यहाँ पे, चलो मैं दूसरी तरफ बना ही लेता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन तुम पढ़ लो। मैं दूसरे साइड में बनाता हूँ। ठीक है, आप क्या कीजिए, ऐसे ऐसे डब्बे बना लीजिए, ये बना लिया, ये बना लिया और ये बना लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे बना लीजिए। एक को आप लिख दीजिए क्या, एक को लिखिए बास्केटबॉल, एक को लिखिए आप हॉकी, एक को लिखिए फुटबॉल। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे सब ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले उसमें क्वेश्चन में क्या क्या है, तो एक की जो फुटबॉल जो है बास्केटबॉल खेलता है, तो आप इसके बगल में लिख दीजिए 21। ठीक है, मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, 21 लिखना है, चूंकि यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे लिखना है तो थोड़ा सा वो छोटा हो रहा है अच्छे से, तो आप कॉपी पे लिखते जाइएगा। उसके बाद हॉकी जो खेलने वाला है वो 26 है।
वो 26 है जो हॉकी खेल रहा है, 29 जो फुटबॉल है, तो फुटबॉल के बारे में कितना लिख दीजिए आप 29। जो साथ साथ खेल रहे हैं वो लिख दीजिए। 14 जो है हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलता है, तो हॉकी है ये है, हॉकी ये वाला है और बास्केटबॉल ये वाला है। तो वो इस इंटरसेक्शन की बात कर रहा है कि जो दोनों खेल रहा है, इस इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ आप तीर लगाइए और यहाँ लिखिए 14। फिर कहता है वो कि जो 12 को फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलता है, तो फुटबॉल यहाँ पे है और बास्केटबॉल यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों को दोनों खेलने वाला ये है और ये कितना है 12 को है। फिर कह रहा है कि 15 को जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, तो ये हॉकी यहाँ पे है और फुटबॉल यहाँ पे है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो ये वाला है, ये दोनों खेलता है। तो 15 को ये वाला हो गया ना। अब जो कह रहा है कि जो है 8 को तीनों खेलता है, तो ये वाला जो एरिया है ये दे रखा है उसने कितना, इसके बीच में लिख दीजिए 8 हमने उसके बीच में लिख दिया, ठीक है। उसके बीच में आप लिख सकते हो ये वाला 8 हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से 8 हुआ है। अब वो कह रहा है कि आप बताइए कि कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल वाले में ये है ना, ये वाला एरिया है। तो भाई टोटल 29 फुटबॉल खेलता है, तो 29 में हम ये 12 घटा दें और ये वाला घटा दें, ये वाला मैंने नहीं लिखा है, ये वाला कितना था, जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहा है, फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाला 15 को था, ये 15 को है। तो 15 को मैं ये वाला घटा दूं जो दोनों चीज़ खेल रहा है, और ये भी घटा दूं 12 को जो दोनों चीज़ खेल रहा है, ठीक है। तो मैं घटा देता हूँ 12 और 15, पर ध्यान देखिए कि ये वाला 2 बार घट गया, तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा एक 8। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका 10 आंसर आएगा। इस प्रकार से आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल करना मैं अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मैं चूंकि टेक्निकल फील्ड में हूँ और ये सब और भी अच्छे से मैं बता सकता हूँ। और आपको ये चैनल का सब्सक्राइब करके रखिए, मैं ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे डिस्कस करता रहूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। मैथ में जानते हैं कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जिक्के रटने वाले बच्चों को मैथ में थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। ये देखिए, मोहन जो है 25 कामों को 25 दिनों में एक काम करता है और सोहन उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों साथ मिलकर 5 दिन पर काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मोहन काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को सोहन को पूरा करना है, ठीक है। तो भैया 25 दिनों में एक काम करता है, तो भैया जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो जो है मोहन जो एक दिन में 1/25 काम करेगा और जो सोहन है वो एक दिन में 1/20 काम करेगा, ठीक है। तो टोटल काम एक दिन में इतना होगा और दिन कितना दे रहा है, दोनों मिलके 5 दिन काम कर रहा है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो एलसीएम अगर लोगे तो 100 एलसीएम आएगा और ये आएगा 4 और ये 5, ठीक है। और इससे 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो ये आएगा 45/100 के करीब। तो दोनों मिलकर अगर 5 दिन काम करेगा तो इतना काम हो जाएगा, एक काम का इतना पार्ट हो जाएगा। इतना पार्ट हो गया तो इसको घटाओ, इसमें से आप एक को घटा दीजिए, सॉरी इतना नहीं होगा, 5 और 9 9 5 45 इतना तो होगा। तो इसमें से अगर एक को घटा, एक में से इसको घटा दीजिए, एक में से इसको घटाइए,